और ये जो अभी आज लिस्ट आई है मिनिस्टर्स की, आप उनके नाम उठा के देख लें, सब फॉर्म 45 से हारे हुए लोग हैं। इनको अगर हमारे ऊपर मुसल्लत करना है तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना ये रिफॉर्म्स करने की कैपेसिटी रखते हैं, ना इनमें सलाहियत है, ना इनकी नीयत है। ये इन्होंने माल कमाना है, इस मुल्क से बाहर चले जाना है। कि जो कुछ आप आज कर रहे हैं, ना इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना इससे माशी इस्तेहकाम आएगा। $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराद बदमाशिया ऊपर खा रहा है। आपने मजीद कर्जे लेके इस जो मजीद जुल्म करने हैं, इसके जरिए, इन हरकतों के जरिए ना इन्वेस्टमेंट आएगी, इस मुल्क के लोगों को मजीद आपने गुर्बत की लकीर के नीचे फेंकना है और इससे नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। हम तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देंगे और ये दुआ करते हैं कि ये रमज़ान हमारे लिए, नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान के लिए रहमत का बाइस बने। नाज़रीन, वफाकी काबीना तश्कील ना दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द काबीना तश्कील देने की उन्होंने हिदायत की। उन्होंने कहा था कि पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है, जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू किया जाए। इसके बाद आज बिलाखिर वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में टेक्नोक्रेट्स, सेनेटर्स और इत्तेहादी जमातों के 19 अरकान असम्बली समेत 19 अरकान मजीद शामिल हैं। वफाकी वजीर अता तारा ने यह कहा कि वजीर आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल तश्कील दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया है, हमें मुल्की मईशत में बेहतरी लानी है। मईशत के हवाले से कल वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि ये दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पर कर्ज लिए जाएं, लेकिन हम कर्जा लेने के लिए मजबूर हैं। पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है, इसलिए हमें अपने पांव पर खड़ा होने में 2 साल लग जाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से नामजद ऑपोजिशन लीडर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि PDM 1 हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई थी, अब भी महंगाई में इजाफा होगा। आइंदा चंद रोज़ में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गैर आइनी और गैर कानूनी है। नाज़रीन, पहाड़ जैसे मसाइल और तगड़ी ऑपोजिशन के चैलेंजेस के दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए कारकर्दगी दिखाना कितना मुमकिन होगा या नहीं? क्या हुकूमत तवक्कुआत पर पूरी उतर सकेगी? क्योंकि अब ये जो काबीना के नाम सामने आ रहे हैं, इसके साथ किस तरह से मईशत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम वज़ीर आज़म साहब कर सकेंगे और क्या काबीना डिलीवर करेगी? ये हमारा बुनियादी सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। मसाइल ज़ाहिर है पहाड़ जैसे हैं। एक तो सियासी इस्तेहकाम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मईशत के हवाले से ज़ाहिर है जब हम IMF की तरफ जाने की बात करते हैं तो उनके कड़े मुतालबात होते हैं, उसका असर आवाम पर पड़ता है। और आप हमेशा जब भी हम इस तरह सवाल उठाते हैं, आप एक टैक्स नेट की बात करते हैं, ख़ास तौर पर उसमें इस्लाहात की भी बात करते हैं। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो तमाम एक्सपर्ट्स की तकरीबन यही राय थी कि जब काबीना के नाम सामने आएंगे उस वक्त सही अंदाज़ा होगा कि हुकूमत की समत किस तरफ जा रही है। अब चूंकि नाम तो सामने आ गए हैं और जो पोर्टफोलियो हैं वो भी तकरीबन अंदाज़ा हो गया है, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना डिलीवर कर सकेगी? पहले तो सब देखने सुनने वालों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें आसानियाँ, खैर बरकत अता फरमाए। आमीन। दूसरे जो काबीना का सवाल है, जाहिर है कि इनके सामने पहाड़ जैसे मसाइल ही हैं। जिन शोएब शाहीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई कर्ज़ों की, तो वो अगर 4.25 साल की दास्तान सुना देते तब भी ठीक था। वो KP में 10 साल में 90 अरब रुपए से 980 अरब रुपए तक का सफ़र सुना देते कि उसमें क्या हुआ। जवाब में यहाँ के भी कर्जे आएंगे जो PDM ने लिए और जिन हालात में लिए, सब कुछ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तो ये पहला चंक है, कुछ वज़ीर और भी आएंगे, कुछ लोगों को एडिशनल जो है ना महकमे भी दिए जाएंगे। लेकिन एक ओवरऑल संजीदा लोग हैं। मैं जो मोहम्मद औरंगज़ेब नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, मेरी वहाँ प्रेसिडेंसी में उनसे मुलाकात भी हुई और इनके वालिद हमारे दोस्त थे चौधरी फारूक, जो अटॉर्नी जनरल थे। जस्टिस रमदे भी साथ थे, जो उनके चचा भी हैं, ससुर भी हैं। और ज़ाहिर है इन लोगों को चुना है बहुत सारे लोगों ने मिल के कि आज के दौर में हमें जहाँ दुनिया के साथ कर्ज़ों पे बात करनी है, पाकिस्तान को चलाने के लिए है, तो एक अच्छा तजर्बा हम करने लगे हैं। और जिस बैंक में ये थे, वो बैंक खुशकिस्मत था जो उसने तरक्की की इनके दौर में आके, क्योंकि तजर्बा बहुत है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी इनके इस तजर्बे से फ़ायदा उठाए और हम किसी नाकाम तजर्बे की बजाय आगे चल सकें। बेहतर तो यही दुआ की जा सकती है। बाकी देखें, आहद चीमा हैं, वो ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड, तो उनके पास इस्टेब्लिशमेंट
है और EAD है, उनके पास वो जा रहा है। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, कैसर शेख PMLN के बहुत पुराने हैं लेकिन कराची में बिज़नेस करते हैं और इनकी मिनिस्ट्री बताया जा रहा है कराची से रिलेटेड ही होगी, बिज़नेस के लोगों के साथ होगी। क्या पोर्टफोलियो मिलता है चेक करते हैं। ख्वाजा आसिफ की डिफेंस है, इसहाक डार की वजारत खारजा है, मोहसिन नकवी वो ज़ाहिर है लोगों को याद कराएंगे कि जो कुछ उन्होंने 1 साल में किया, जहाँ पे हमारे 2 यहाँ पे अकाबरीन उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो तारीफ़ जो रोज़ाना यहाँ पे होती थी वो यहाँ पे कैसी है। मैंने उनसे कहा है, मैं कह जी अब आप हमारे पास आ गए, हम आपको देखेंगे कि आप इंटीरियर में क्या गुल खिलाते हैं, क्या कारनामे अंजाम देते हैं। अलीम खान है, अगेन वो एक पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, उनसे भी बात हुई। सारे वजीर वहाँ पे आए हुए थे, हमारी सबसे हुई है। अब पता चलेगा आज पहली काबीना की मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं। इन्होंने IMF के पास जाना जा रहा है, IMF ने अपना डेलीगेशन इसी काबीना के इंतजार में रोका हुआ था, अब उसने भी आना है। हम क्या अच्छी प्रपोजल देंगे अब ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि हम कोई रियायत ले सकते हैं पॉलिटिकली IMF के साथ या नहीं ले सकते। बुनियाद ये होगी क्योंकि आपको कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि ये जो इमरान खान साहब ने खत लिख दिया था कि ना दो भाई, आपके अकाउंट में तो पैसा आना ही कोई नहीं था। मतलब कमाल वाली गपशप है ना उन्होंने जो किया है। वो तो अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट होती है और आपके बाकी लेंडर जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन वर्ल्ड बैंक है, बाकी दुनिया है, गल्फ है, चाइना है, वो सब तब आपके साथ चलते हैं जब IMF के साथ आपके पास सर्टिफिकेट हो कि आपकी रेटिंग ठीक है, आप ठीक पे बैक कर रहे हैं, आपने फ्रॉड तो नहीं किया जैसे इमरान खान साहब ने फरवरी 2022 में चूना लगाया इस मुल्क को, क्या कह के जी चीनी तो क्या बननी थी, मैंने पेट्रोल, बिजली, गैस सब के रेट कम कर दिए, फ्रीज कर दिए, और एक मतलब उन्होंने पॉलिटिकल गेम की जिससे पाकिस्तान फंस गया। ठीक है, ये कहते रहे 16 महीने कि हम पाकिस्तान को बचाने में आए हैं। अब हम ये नहीं सुनेंगे। अब आपको पाकिस्तान के अवाम को बचाना है, ठीक है, आपको उनको रोजगार देना है, यहाँ पे कारोबार होगा तो इस महंगाई का भी तभी होगा। ये बहस बैसियत मजमूई मैं समझता हूँ कि आगाज अच्छा हुआ है कैबिनेट का। जी अयाज साहब, आप समझते हैं ये आगाज अच्छा है? क्योंकि कैपेसिटी भी होती है, अब मिले जुले लोग हैं, इत्तेहादी भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं और कुछ नए नाम भी, जिनमें मोहसिन नकवी साहब का भी नाम है, मियां औरंगजेब साहब का भी नाम है, ये नाम भी शामिल हैं। अब इससे अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि ये कितना एक डिलीवर कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं आगाज़ अच्छा है और अंजाम भी अल्लाह करे अच्छा ही हो। अयाज साहब, वो अतात तारड़ साहब ने जब कहा ना कि वो संजीदा लोगों पे मुश्तमिल काबीना बनाएगी, तो मुझे याद आ गया वो अभी जिस दिन मरीम नवाज साहबा की वो टेकिंग थी उस पर मुलाकात हुई, तो वो कह रहे थे कि मुझसे कहा गया है कि वजारत इत्तलात ले लो, लेकिन मैंने माजरत कर ली है। और फिर कहते हैं कि अयाज साहब आपको तो पता ही मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने कहा यार ये तो मुझे अनाउंस करना पड़ेगा भाई जाके चैनल पे कि अतात तारड़ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ। तो आज एक और क्लेम उनका सामने आ गया कि वो संजीदा भी हैं, तो अल्लाह करे वो शरीफ भी निकले और संजीदा भी। तो यही इस मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। अगर वो शरीफ भी ना निकले और संजीदा भी ना निकले तो ज़ाहिर मसाइल पैदा होंगे। देखिए बेस्ट पॉसिबल उन्होंने लोग चूज़ कर लिए, जैसे औरंगजेब साहब के हवाले से आमिर कह रहे थे कि बहुत उनकी दौर में बैंक ने तरक्की कर ली। अल्लाह करे, मतलब ये इदारे तो इस पे इज्तिमाई तौर पे तरक्की कर ही जाते हैं इस मुल्क में, मसला तो मुल्क की तरक्की का है ना। वो हम तरस रहे हैं कि कोई ऐसा भी आ जाए, कोई मैनेजर जो इस मुल्क को भी तरक्की दिलवा दे, वरना तो इदारों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छे हैं सारे ही। अपने बिजनेस इनके माशाल्लाह जितने भी आपके पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसेस भी इनके बेहतरीन चलते हैं। मसला वही आता है जहाँ मुल्क की बात आती है तो फिर वो ज़ाहिर है वो पिछली हुकूमतें। अब इनके लिए सबसे बड़ा मसला जो शहबाज शरीफ साहब के लिए होगा, ये नहीं कह सकेंगे कि जी पिछली हुकूमत ये कर गई, क्योंकि वो जो 16 महीने इन्होंने किए वो ज़ाहिर है उसी का तसलसल है आगे। वो मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा था इनसे ना कि आप तो छुट्टी पे जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, और वो देखें कुछ बाज़ दफ़ा ना वो कुछ लोगों की ज़बान भी काली होती है कि वो कुछ कहते हैं तो उसके मुताबिक हो भी जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए और आज वो फिर एक बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर बन गए, आज वो प्राइम मिनिस्टर के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अब गवर्नमेंट प्योरली उनकी है गवर्नमेंट, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। और पीपल्स पार्टी वालों का डिस्क्लेमर पहले दिन से जारी है कि जी हम इनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट इन्होंने कारकर्दगी इन्होंने दिखानी है, लिहाजा और ज्यादा मुश्किल होगा। अगरचे पीपल्स पार्टी ने पहले भी वो अपने हिस्से का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो कि 16 महीने हमारे पास भी वजारतें थी। वो यही कहते हैं कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इनके थे,
मेन वजारतें भी इनकी पास थी, लिहाजा यही जिम्मेदार हैं उन 16 महीने के जो भी कारकर्दगी रही है। तो इस हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब पे और ज़्यादा बोझ पड़ गया है। और फिर जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फौरी करें, और मतलब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये भी बड़ा मसला होगा कि इधर नवाज शरीफ साहब का प्रेशर होगा कि ये इस चीज़ को यूं कर लो, कुछ प्रेशर्स उन पे ऑलरेडी हैं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के भी प्रेशर होंगे कि ये फलां चीज़, क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त गोल सेट किए हुए हैं वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं किए हुए हैं मईशत के हवाले से भी। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इधर की भी सुननी पड़ेगी, उधर की भी सुननी पड़ेगी, और फिर दरमियानी को रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल जितना इख्तियार ज्यादा दे दिया जाए शहबाज शरीफ साहब को वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि ये होगा। ब्रिगेडियर साहब इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर वो ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ब्रिगेडियर साहब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात ये कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टाइम, और हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बड़े आराम से टाइम गुजार लेंगे। ये 2 साल जो वो कह रहे हैं इकबाल हसन साहब, बिल्कुल ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिपेंड ये करता है कि इमीडिएटली ये कैसे अपने घर को ठीक करते हैं, हाउ दे पुट द हाउस इन ऑर्डर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है। नंबर 2 बात है कि IMF से इमीडिएटली डायलॉग्स होनी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना अपना घर ठीक करते हैं। दे कैन कन्विंस IMF वर्ल्ड बैंक को हर बात उनकी मानने के बजाय कि देखें जी हमने इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, 17 मिनिस्ट्रीज हमने इनको क्लोज करें जो नहीं कुछ काम कर रही हैं, उससे हम इतना पैसा सेव कर लेंगे। FBR को हम इस शेल्टर इनकम टैक्स को इतना ठीक करेंगे, इतना पैसा हम रिकवर करेंगे। प्राइवेटाइजेशन से ऑनेस्टली जो हमारे पास बहुत बड़ा बोझ है 700-800-900 अरब रुपए का, वो हम कैसे रिलीव कर लेंगे। ये चीज़ें करके जब जाएंगे हमें वर्ल्ड में, देन यू विन द डे एंड देन यू कैन कन्विंस पीपल कि हमने अपना काम किया। देखिए, हमने आपको टैक्स नहीं लगाने दिए और हमने इन हाउस ठीक करके हम इतना पैसा बचाएंगे जो आपको दिया। हम ना पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, ना बिजली की बना रहे हैं, ना टैक्स लगा रहे हैं। ये फिनिश है। उसके बाद SIFC को कैसे लेके चलना है, दैट इज द फिनिश जिनके हाथ में है। ग्रीन पाकिस्तान, महिंद्रा मिलर जिसमें $10 ट्रिलियन हैं, और उसके साथ IT, ये फैक्टर को कैसे लेके चलते हैं। यूथ को कैसे सर्टिफिकेट करते हैं जो कि आपकी 65% है। काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी एक जो लाइन भी शो कर दी है, उसको कैसे मैनेज करना है। और अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन मत करें। ठीक, अगर कोई रैली निकाल रहे हैं तो उसको निकालने दें, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। अगर आपने लीडर्स को पकड़ना है, बंद करना है, लाठी मारनी है, जिससे गिरा कर आगे फेंकना है, पुलिस हैज टू वेरी पोलाइट। पाकिस्तानी एट पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें अगर हम कर लेते हैं तो काफी हद तक कामयाब होगा। साथ आपकी जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है वो जरूर करें कि आपने मिनिस्ट्री में खर्च कैसे बंद करना है। ये चीजें चैलेंजेस ये हैं। बैठना इज वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट। कैबिनेट अच्छी लगती है, सवाए 1-2 रिजर्वेशन साहब ने जिक्र कर। Rest, I think overall good. Let's hope for the best and we want कि पाकिस्तान should economically prosper. सही जी। फैसल साहब, जिस तरह बगैर साहब कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, ज़ाहिर सेक्टर्स भी बहुत हैं, बार बार इस्लाहात की भी बात करते हैं। जो भी हुकूमत आती है वो उसके एम गोल्स बड़े बड़े होते हैं और वो दावे भी बड़े होते हैं, वादे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उस तरह से हो नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया, फिर 16 माह के लोग आए इसीलिए थे कि उन्होंने महंगाई ख़त्म करनी है। अब ये उनकी दूसरी अपॉर्चुनिटी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप जो काबीना के नाम सामने आए हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि पहाड़ जैसे मसाइल हल कर सकें? अब ये तो खुदा ही जानता होगा कैपेसिटी है या नहीं है। ये ज़्यादातर लोग तो वो हैं जो गुज़श्ता 20-25 साल से किसी ना किसी शक्ल में जो है वो मुल्क के अहम तरीन ओहदों पे ये रहें, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, चाहे इनकी दीगर वज़रा की जो टीम हो, उनकी अक्सरियत जो है वो अहम तरीन ओहदों पे रही है। बहरहाल अब आप आज से 25 साल पहले के शहबाज शरीफ में और आज के शहबाज शरीफ में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन ये पाकिस्तान में फिर एक ऐसी हुकूमत आ गई है खुशकिस्मती के साथ से कि जो जिसमें तमाम इदारे एक पेज पर हैं। 2018 की एक हुकूमत थी इमरान खान साहब की, जिसमें अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे थी। अब फिर एक ऐसी हुकूमत आई है कि जिसमें जो है पहले से ज़्यादा लोग जो है ना एक पेज के ऊपर है। अब तो जो इतराफ़ की सियासी जमातें, मतलब पीपल्स पार्टी भी जो है वो इसी पेज के ऊपर है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, अदलिया भी है और बाकी इत्यादी जमातें भी जो है इनके साथ हैं, बिल्कुल हाथ बांध के खड़ी हुई हैं। इनको किसी सतह पर जो है वो मुज़ाहमत का जो है वो सामना नहीं है। पंजाब
की गवर्नमेंट भी इनकी है, सिंध की गवर्नमेंट भी इनकी है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी इनकी है, सवाए KPK के हर तकरीबन 3 सूबे जो है वो उधर इनकी जो है वो गवर्नमेंट है। तो इनको इतनी ज़्यादा कोई मज़ाहमत का सामना नहीं है, कोई मजबूत जो है वो अपोजिशन का जो है वो सामना नहीं है। जो अपोजिशन है भी वो खाली तकरीरों की हद तक और शोर शराबे की हद तक जो है वो अपोजिशन है। तो उसको तो ये मेरे ख्याल निमट लेंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये समझते हैं कि इनके पास ऐसा कोई फार्मूला है कि जो अगर अपोजिशन को इस पेज पर लाए बगैर भी इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सकता है, तो हमें आपको वेलकम करना चाहिए। हमारे तो ये टेंशन ही नहीं है। हमारा तो बुनियादी इशू ये है कि इस मुल्क के मसाइल हल हो जाए, बिल्कुल किसी भी जो है वो शक्ल में हो जाए। हमारे जो माशी मसाइल हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक आम आदमी का मसला है कि उसके पास उसकी आमदनी के जराए नहीं बढ़ रहे, लेकिन महंगाई जो है, खराजात जो है मुस्तकिल जो है उसके जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। अच्छा, महंगाई अगर आमदनी नहीं भी बढ़ती और महंगाई कम हो जाती तो ठीक है, ये भी आप समझ लें कि आपकी आमदनी जो है वो बढ़ गई। अगर ये महंगाई को जो है वो कम कर लेते हैं तो ठीक है, दुनिया इस मुल्क में नए रोजगार के मौके खुल जाते हैं तो ठीक है। तो हम इस हुकूमत को तो बहरहाल एक अच्छे अंदाज में वेलकम ही करना चाहिए कि और इस उम्मीद का इज़हार करना चाहिए कि ये कामयाब हो जाए। लेकिन पहले दिन हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आने वाले दिनों में जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा तो वैसे है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप जो है वो खुशगुमानी का मुजाहरा करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इलियास साहब, कर रहे हैं आप खुशगुमानी का मुजाहरा? इलियास साहब देखिए जी, अभी तक 19 रुकनी जो कैबिनेट आई है पॉपकॉर्न डाले हमने, 19 से 40 भी कर दें तो ये इकोनॉमी को ठीक करने के लिए फिक्र नहीं करो, आप भी पॉपकॉर्न नहीं खाओगे कुछ दिनों बाद। जल्दी जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कराची से पॉपकॉर्न डाला है हमने। खालिद मकबूल सिद्दीकी वो कह रहे थे कि मुझे तो जहाज से उतरने पे पता लगा मैं वजीर बन रहा हूँ। ये प्री प्लान होता है इलियास साहब आपके साथ, आप बस जारी रखें जी। नहीं, जिस तरह आई एम सॉरी करना मुश्किल है ना, इसी तरह ये दो बंदे भी ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। जब ये ठीक होंगे आज इलियास साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। आज ठीक आया इलियास साहब में ना। अच्छा, यानी इलियास साहब फॉर्म 45 वाले इसलिए इनकी बात नहीं सुनी जा रही। मौशी मसले से गंभीर है ना इलियास? नहीं, इलियास साहब फॉर्म 47 वाले। इलियास भाई जो है फॉर्म 45 वाले। आप पॉपकॉर्न खाएं। नहीं, ये 47 वाले। आमिर साहब फॉर्म 47 वाले, 45 खा के। हाँ, नहीं 47 दूर की बात है, फॉर्म 7 वाले हैं हम, प्रेसिडेंट वाले हैं। अच्छा, ये जो 40 प्रेसिडेंट बन गए डायरेक्ट। 19 रुकनी है 19 रुकनी कैबिनेट है, 40 बना दें, लेकिन ये इकोनॉमी को ठीक कौन करेगा? इसके लिए बिल्कुल इकोनॉमी के लिए आपके चाहिए बेसिकली खजाने आपके खाली हैं, आपके हर तरफ खसारा है, आपको ट्रेड डेफिसिट है, आपको बजट डेफिसिट का सामना है, आपके जो अदारे हैं वो उधर से आपकी इतनी लीकेज है कि आपके डिपार्टमेंट चलाना मुश्किल है। आपको इनको सब्सिडाइज करना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आपके स्टील मिल ले लें, दूसरे ले लें। अब इनको ठीक करने के लिए ये पहले भी कर्जे लेते रहे, ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, बजट डेफिसिट दूर करने के लिए, आपके ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए, लेकिन ये आज तक ठीक नहीं हुआ। इसके लिए इनको चाहिए कि उनको लेके आए, ब्रेन्स लेके आए। पिछली गवर्नमेंट में भी देखें 5 फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए थे, अब ये भी लेके आए हैं, बिल्कुल लेके आए, इसको चलाएं, बिल्कुल देखें कि आपकी इकोनॉमी किस तरह चलेगी, आपके लोगों को रोजगार किस तरह मिलेगा। बजाय कि आपने IMF का जो निगरान गवर्नमेंट सेटअप में आपने एजेंडा पूरा किया, बिजली का बिल बढ़ाए, गैस के बिल बढ़ाए, आपने टैक्सेस लगाए, आपने टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय उन जिन लोगों पर टैक्स लगता है उन पर मजीद टैक्स लगाए। आपकी इकोनॉमी तो पहले ही श्रिंक कर गई हुई है। आपकी GDP की ग्रोथ क्या होगी? अगर आप सही मायनों में देखिए तो आपको एक आम आदमी की पता चलता है हालात का कि उसके हालात क्या हैं, उसकी किस तरह की इकोनॉमी, उसका घर किस तरह चलता है। नहीं, ये उस तरह नहीं चल रहा, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसको गवर्नमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है तो फिर ये इनको इस पर इकोनॉमी को भी रिवाइवल के लिए भी एक पेज पर आना पड़ेगा, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर आना पड़ेगा, वरना ये मसला इसी तरह रहेगा। चलें, सही है, बिल्कुल एक ठोस हिकमत अमली की तो ज़रूरत है। अभी जिस तरह दीगर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आगाज़ है और वेलकम करना चाहिए अच्छी उम्मीद के साथ कि ये काबीना वाकई डिलीवर करे और ये जो मौशी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल हों। क्विकली ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, एहतजाज करेंगे, PTI ये कहती है रियायत नहीं देंगे, मरियम नवाज ने ये रद्द अमल दिया है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम की खातिर PTI और हुकूमत के पास दरमियानी रास्ता क्या है? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दहशतगर्दी के पर्चे किए, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, मुख्तलिफ जगहों में उनको लेके गए थानों में। अभी तक कोई लोग अरेस्टेड हैं, कईयों के खिलाफ शदीद किस्म के पर्चे हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज हक और सच की ना उठाएं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस ने बजाय इसके कि अपनी प्राइमरी जिम्मेदारी वो निभाते, बुनियादी जिम्मेदारी निभाते, उनका एक ही मिशन था और उनके ऊपर उनके सरबराह ने उनको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए और उसके हम लोग शदीद अल्फाज में ख़वातीन हज़रात मुज़ामत करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन जमहूरी निज़ाम का बुनियादी जुज़ है। हुकूमत की जिम्मेदारी कारकर्दगी दिखाकर अवाम की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना है, जबकि अपोजिशन तामीरी तनकीद करके हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रखती है और इस मकसद के लिए अपोजिशन एहतजाज भी करती है, जबकि हुकूमत खुले दिल के साथ इस एहतजाज को बर्दाश्त भी करती है। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात इस नौइयत के हैं जिनसे फ़ायदे से ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। इंतखाबात के बाद भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। कल पीटीआई की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज किया गया, जिस पर हुकूमत की तरफ से भी कार्रवाई हुई। आज सीनियर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारे लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए और 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कारकुनों के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट से इसका नोटिस लेने की अपील करते हैं। तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहती हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अपना जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नाज़रीन, क्या आवाम की फलाह के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुस्बत अंदाज में अपना किरदार अदा कर पाएंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़, आपको लगता है कि अवाम के लिए गवर्नमेंट और अपोजिशन मुस्बत अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकेंगे? कोई दरमियानी रास्ता अपोजिशन और हुकूमत के पास ताकि वो जो सियासी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो भी बना रहे और एक जो एहतजाज का अगर हक है आपके राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, आप वो भी कर सकें? ब्रिगेडियर साहब देखिए, दुआ बात यह कि आई वुड से कि सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर है। ऑपोजिशन इज फ्रस्ट्रेटेड, वो अपना रोल अदा करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको डिरेल किया जाए, बट देन जिम्मेदारी आपकी है, आपने हुकूमत चलानी है, आपने कारोबार जिंदगी चलाना है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई वुड से कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस वक्त एक इनिशिएटिव लेके डायलॉग की दोबारा रिकन्सिलेशन की कॉल देनी चाहिए। लेट देयर इज नो हार्म, मैक्सिमम क्या होगा, ऑपोजिशन नहीं आएगी, एटलीस्ट योर पार्ट आप पहले अपनी पूरी करें और साथ इसमें जो जमहूरी तरीका कार है उसको चलने दें। अगर नॉर्मल रैली निकल रही है, कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग 114 उस पर आप लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दें। लेट देम गो। डीसीज शुड टॉक टू द ऑपोजिशन कि जी आपके लिए ये रास्ता है, ये लाइन है, आप रोड ब्लॉक नहीं करें, आपने जो करना है करें। देन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनको थोड़ी बहुत निकाले दे, थिंग विल बी ऑल राइट। आपके पर ब्लेम आएगा कि हुकूमत ने क्या जिम्मेदारी पूरी की, हुकूमत क्या किया और कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया। इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की, मैं पहले भी यही बात करता रहा हूँ, जो हुकूमत में होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह ली है कि आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, आपने पोलिटिकल रिकन्सिलेशन लेकर आए और कोशिश करें और आवाम को कन्विंस करें कि जी देखें हमने ये कुछ कर लिया, ऑपोजिशन नॉट डूइंग इट, then you're all justified. That has to be a punch point इस चीज के लिए। अयाज साहब देखिए, मरियम साहबा तो कहना गालिबन ये चाह रही हैं कि नहीं, कोई एहतजाज की इजाज़त ही नहीं देंगे हम किसी सूरत भी। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होती है ना दुआ, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। हम इमरान खान साहब के हवाले से ये कहते रहे, अब मरियम साहब आज कह रही थी कि महंगाई रोकने का कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है और गुड गवर्नेंस के लिए भी बड़ा टाइम लगेगा। चीज़ें आप होमवर्क नहीं करके आते, जब आपने ये तय कर लिया कि मैंने सर्व करना है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीज़ें, ब्रीफिंग्स तो लेना शुरू कर दी थी लेकिन स्टिल लेट, आपको चीज़ें समझ आती हैं जब प्रैक्टिकली आप उसके अंदर आ जाते हैं। उससे पहले आपको बाहर बैठ के आप ये अपने सारे
ये वज़राए ख़जाना के जो उम्मीदवार होते हैं बाहर बैठ के कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि नहीं ये इस तरह हो जाता है, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। जैसे ये संभालते हैं ओहदा, उसके बाद इनकी ज़बान भी वही होती है जो इनसे पहले वज़ीर ख़जाना बोल रहा होता है। महंगाई, तब आप तसव्वुर करें, आप छोड़ें महंगाई कम करना तो बहुत दूर की बात है, महंगाई का जो लेवल रमज़ान से पहले हो गया और अब ये अल्लाह के फजल से जो बढ़ना शुरू होना है, क्योंकि हमारे ताजर भी ज़ाहिर है उनका भी राइट है दुआ कि वो साल में कम से कम 2 दफ़ा उम्रा कर लें, 1 दफ़ा हज कर लें, और यही तो महीना होता है उनके लिए पैसे कमाने का। पूरी दुनिया से हमारे पास तस्वीरें आ रही होती हैं, वीडियोज आ रही होती हैं कि वो कुफार के मुल्कों में, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, शायद मुसलमान हुए ही इसलिए थे कि हमने नहीं किसी को माफ करना, वहां से आ रही होती चीजें सस्ती हो रही है रमजान की खुशी में, और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान कर रहे होते हैं, वो बाकी लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ये चीजें इस तरह ठीक नहीं होती। एक ऑब्वियस है डिमांड एंड सप्लाई का भी रूल है, जाहिर है लोगों की डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम होगी, इसलिए हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एकदम आपने को फर्ज नहीं हो गया हुआ कि समोसा पकौड़ा और फल मस्ट है उसमें, थोड़ा यार मतलब वो करें ना, आप भी तो थोड़ा रुकें, हाथ रोकें, उसके बाद इनको भी मौका दें कि वो चीजें ज्यादा महंगी ना करें, लेकिन हमने भी तो बाज नहीं आना। सही है जी, दोनों तरफ से एक जैसे इसका मतलब है। आमिर साहब, अच्छा, सियासी इस्तेकाम हम कीमत में ढूंढ रहे थे, मैंने सवाल देखा तो ऐसे है कि सियासी इस्तेकाम में जब मरियम नवाज बात कर रही है ना, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको 2014 के धरने जहन में रखने चाहिए, आपको 9 मई जहन में रखना चाहिए। इमरान खान ने 2014 में जो धरने शुरू किए थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मिल के किए थे, और मुल्क को एक सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार करते करते 16 में वो फिर धरनों पे आए, और 9 मई वो कर चुके हुए हैं। उनके लोग कहते हैं आज के सिटिंग पार्लियामेंटेरियन के 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा करेंगे। तो फिर जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और आप धरने शुरू कर रहे हैं एहतजाज की सूरत में, तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि आप बाज नहीं आ रहे, आपने माफ़ी भी नहीं मांगी, तो ठीक है फिर वो डील कर रही हैं। अगर वो डील देंगी या डील नहीं कर सकेंगी तो कामयाबी और नाकामी तो मरियम नवाज की होनी है, उनकी पार्टी की होनी है। लेकिन ये नज़र आ रहा है मोहसिन नकवी का, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वज़ीर दाखिला आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मामला उसी तरह चलता रहेगा जैसे पीटीआई के लिए जो अब पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है, गुंजाइश अभी रास्ता देने की नहीं है। और जो लोग उनके लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी जाके गिड़गिड़ाएं इमरान खान के पास वहां पे अडयाला जेल में, तो वो भी यही है, हम भी यही हैं, देखते हैं कि कौन गिड़गिड़ाता है, कौन कांपता है, कौन डरता है। चूंकि हमने सीखना कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत में सीखना है ना अपोजिशन में सीखना है। हुकूमत बड़ा भाई होती है, हमेशा हम कहते थे कि पहल उनको करनी चाहिए, लेकिन जो बात मैंने आपको कही कि उनको ये बात नजर आ रही है कि ये गुफ्तगू से क्या नवाज शरीफ बनीगाला नहीं चले गए थे बतौर प्राइम मिनिस्टर, और बदले में क्या मिला था। तो ये सब चीजें वो देख के गुफ्तगू करने के लिए सोचते हैं कि मौका देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वही चीजें, क्योंकि अब वो 23 मार्च का उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे का भी अनाउंस किया है। राइट है, सब जलसे करें, लेकिन आप सड़कों से कुछ अरसे के लिए अवॉइड कर लें, आप ग्राउंड लें, जो भी दिल करता करें। आपका पॉइंट आ गया। क्विकली ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, सियासी इस्तेकाम की खातिर पीटीआई और हुकूमत के पास आपके ख्याल में क्या दरमियानी रास्ता है? माशी इस्तेकाम से ही सियासी इस्तेकाम जो है ना वो जुड़ा हुआ है। अब जैसे आज साहब कह रहे हैं कि मरियम साहिबा कह रही हैं कि आज के वो उनके कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हुकूमत के पास महंगाई कंट्रोल करने का। इनको ये बात वज़ीर आला बन के मालूम चली। मैं तो आपके सामने गुज़श्ता कई सालों से यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, इस मुल्क में मैकेनिज्म ही नहीं है महंगाई कंट्रोल करने का, हो भी नहीं सकता। जब आप वज़ीर आला की पोस्ट से महंगाई कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। मैंने आपसे कहा था जुम्मे के दिन आप पहली रमज़ान को ज़रूर प्रोग्राम कीजिएगा, देखिएगा महंगाई कहाँ से कहाँ जो है पहुँच गई। आप नहीं रोक सकेंगे महंगाई को, मैकेनिज़्म नहीं है और मैकेनिज़्म हो नहीं सकता जब तक इसके इख्तियारात जिसके पास होना चाहिए महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार गली मोहल्लों में आप मुंतकिल नहीं करेंगे, आप कभी भी महंगाई को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने तजुर्बे कर लें, 70 साल हो गए इस मुल्क में तजुर्बे करते हुए, कब तक इस मुल्क को आप तजुर्बों की भेंट चढ़ाएंगे? तजुर्बा क्या होता है? ये तजुर्बा ये है कि ताकत मेरे पास से ना जाए, इख्तियार मेरे पास से ना जाए। ये ताकत और इख्तियार को कंट्रोल रखने की जो सोच है ना,
वो उस पाकिस्तान को इस बर्बादी तक जो उसने पहुंचा दिया। और आज भी जो है ना ये लोग इस सोच से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। करवा दें आप बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, दे दें गली मोहल्लों के अंदर, आप यकीन करें इस मुल्क के 70% मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ताकत देनी पड़ेगी, इख्तियार देना, वो नहीं देना हमने। बट ठीक है, भुगते चले। इलियास साहब, भुगतना हमने, उन्होंने क्या भुगतना? बिल्कुल। इलियास साहब, लेकिन जो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी, इनमें गवर्नमेंट और अपोजिशन को आपस में मुफाहमत कोई कर लें, आपस में बैठ के बातचीत कर लें, वो तो आपकी माजी में आपने देखा होगा कई सालों से इनमें आपस में ये एक ना फितरती जंग शुरू हो चुकी है। इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता, इनमें बातचीत नहीं हो सकती। ये इसी तरह जारी रहेगा और इस सिस्टम को इसी तरह लेके गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने साथ अपने सिस्टम को लेके चलना पड़ेगा। जो देखिए, जो मुल्क के साथ सिंसियर होंगे वो इस मुल्क को चलाने के लिए कोशिश करेंगे। और देखिए आज देखें सिस्टम ठीक हुआ, आपकी वही डिमांड एंड सप्लाई का वही सारा सिस्टम है। लेकिन देख लें आज कीमतें कितनी इतनी चढ़ी हुई हैं। आप देख लें कोई भी चीज लेने जाएंगे आप, सब्जी फल वगैरह गोश्त वगैरह, इवन के गोश्त की कीमत भी ना आपको छोटा गोश्त ले बड़ा गोश्त वगैरह मुर्गी वगैरह सब की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। ये क्या चेक एंड बैलेंस क्या है? गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम चेक कर रही है। गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि जी इनको हर जगह रोका जा सके। अब लाहौर इतना बड़ा शहर है, लाहौर में नहीं कंट्रोल किया जा सकता, कराची में नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम को गवर्नमेंट को चाहिए एक तरीका कार बनाना। अब खुद ही सारे कहेंगे कि जी हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म बनाना नहीं, इस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट के पास सारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम आपको पॉइंट आउट खत्म हो गया जी। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।